हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर दोस्तों हमने ठोस अवस्था नामक एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने जो टॉपिक लिया था ठोसों का वर्गीकरण। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और अपन वर्गीकरण के आधार पढ़ रहे थे। वर्गीकरण के आधार के अंदर हमने ज्यामिति का आधार हमने पढ़ लिया था। विदलन के आधार पर अपन किस प्रकार से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत करते हैं, और हमने यह भी पढ़ा था गलनांक और कवथनांक के आधार पर अपन किस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत करते हैं और किस प्रकार से अपन अक्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत करते हैं। आज की क्लास में हम चौथा जो पॉइंट ले रहे हैं, शीतलन वक्र। क्या ले रहे हैं दोस्तों? शीतलन वक्र। दोस्तों ध्यान रखना, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उनका शीतलन वक्र असतत प्रकार का होगा। कैसा होगा? असतत प्रकार का। कैसा होगा? असतत प्रकार का शीतलन वक्र होगा। और जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उनका शीतलन वक्र होगा सतत प्रकार का। ये मैंने किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना दोस्तों जिन पदार्थों का गलनांक और कवथनांक निश्चित होता है, फिक्स होता है, उनका जो शीतलन वक्र होगा वो असतत प्रकार का होगा। कैसा होगा? असतत प्रकार का। और जिन पदार्थों का गलनांक और कवथनांक अनिश्चित रहेगा, अनफिक्स रहेगा, उनका शीतलन वक्र प्राप्त होगा अपन को सतत प्रकार का। कैसा प्राप्त होगा? सतत प्रकार का। अगर आपको याद है प्रीवियस क्लास, तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, यह बताया था जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका गलनांक और कवथनांक क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का ना तो गलनांक फिक्स होता है और ना ही कवथनांक फिक्स होता है। ये तापमान की एक रेंज के अंदर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, जैसे प्लास्टिक, जैसे रबर, है ना। ये आपको अगर एग्जाम्पल आपको पता है तो आपको ये पता होगा, ये धीरे धीरे तापमान की एक प्रास में नरम पड़ते हैं, धीरे धीरे मंद गति से, है ना। आपने टायर को बलता हुआ देखा होगा। तो ध्यान रखना, इस लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि जिन पदार्थों का गलनांक एवं कवथनांक निश्चित होता है, उनका शीतलन वक्र शीतलन वक्र असतत प्रकार का होता है। और इसके अंदर लिख लेना आप, जिन पदार्थों का गलनांक एवं कवथनांक अनिश्चित होता है, उनका जिन पदार्थों का गलनांक एवं कवथनांक अनिश्चित होता है उनका शीतलन वक्र सतत प्रकार का होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, प्रकार का। ठीक है। जिन पदार्थों का गलनांक एवं कवथनांक निश्चित होता है उनका शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत प्रकार का होता है। और जिन पदार्थों का गलनांक एवं कवथनांक अनिश्चित होता है उनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा? अपन को सतत प्रकार का प्राप्त होगा। अब ग्राफ बनाने का अपन प्रयास करते हैं और हमारे साथ सीखते हैं, ग्राफ बनाकर सीखते हैं अपन इस चीज़ को कि ये कैसे मैंने बोल दिया।
इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं तापमान, थोड़ी सीधी नहीं बनी दोस्तों, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। पास में शादी है तो डीजे बज रहा है। हाँ, तो इसको मैंने मान लिया एक्स अक्ष, यहाँ पर ले लिया मैंने तापमान, और इसको मैंने ले लिया वाई एक्स, इसके यहाँ पे ले लिया मैंने समय। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि इनका वक्र असतत कैसे प्राप्त होता है और इनका वक्र सतत कैसे प्राप्त होता है। इस चीज़ को अपन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे आपके सामने कोई मेरे पास वाष्प है या भाप है, किसी द्रव से प्राप्त हुई होगी, तो यहाँ पर मैंने इसका तापमान लिया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर ये वाष्प जो होगी, जो भाप होगी, धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी दोस्तों, धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी। माना कि इसका तापमान अब 140 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, उसके बाद में इसका तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, उसके बाद में ये इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। ठीक है, अब वाष्प जो मैंने लिया था उसका तापमान कितना था स्टार्टिंग के अंदर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, और माना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते ही इसका जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आया, ताप आया, समय के साथ, समय बदलने के साथ इस वाष्प का 100 डिग्री जैसे ही तापमान आया, तो ये जो वाष्प थी इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। कहाँ पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पहले ये क्या थी, वाष्प थी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव के अंदर कन्वर्ट हो गई। किस अवस्था के अंदर हो गई, द्रव के अंदर आ गई, अर्थात ये पानी बन गई। क्या बन गई दोस्तों, पानी बन गई। पहले क्या थी, वाष्प थी, इसका तापमान कितना था, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, धीरे धीरे ये ठंडी हुई, कितना तापमान हुआ, 100 डिग्री तापमान आया, तो ये वाष्प से किस में कन्वर्ट हो गई, द्रव के अंदर ये कन्वर्ट हो गई, है ना। समझने का प्रयास करना, यहाँ पर जो 100 डिग्री जो टेम्परेचर लिया है हमने, इसके यहाँ अवस्था परिवर्तन हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तन। पहले अवस्था क्या थी दोस्तों, वाष्प थी, भाप थी, है ना। उसके बाद में जैसे ये 100 डिग्री टेम्परेचर आया, उसके ऊपर अवस्था परिवर्तन हो गई, वाष्प से अब ये किस में कन्वर्ट हो गई दोस्तों, द्रव के अंदर। किस के अंदर कन्वर्ट हो गई, द्रव के अंदर। दोस्तों जहाँ कहीं भी अवस्था परिवर्तन होती है वहाँ पर आरेख अपन को एक सीधी लाइन के रूप में प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों गिब्स ऊर्जा जो कंसेप्ट है वो लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी अवस्था परिवर्तन होता है वहाँ पर आपको आरेख की सीधी लाइन प्राप्त होगी। इस बात को आप ध्यान रखना। अब जैसे ही ये तापमान नीचे जाएगा, जैसे ये गया 80 पर गया, ठीक है, फिर 80 से 60 पर गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में ये आ गया 60 के बाद में अपना आ गया जैसे ये 40 आ गया, उसके बाद में ये आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आपको पता है जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, जब तापमान कितना आ जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो कोई भी द्रव या पानी किस में जाना स्टार्ट कर देता है, बर्फ़ के अंदर। वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो बर्फ़ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मैंने द्रव लिया था, ये द्रव लिया था, अब ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बर्फ़ के अंदर। तो अर्थात यहाँ पर कौन सी अवस्था अपन को प्राप्त होगी दोस्तों, ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था प्राप्त होगी दोस्तों, ठोस अवस्था अपन को प्राप्त होगी। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या परिवर्तन होगी दोस्तों, अवस्था परिवर्तन होगी, और यहाँ पर अपन को सीधी लाइन प्राप्त होगी। आई बात समझ में। इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। जैसे आपने वाष्प लिया था, उसका तापमान कितना था, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसका तापमान कितना हुआ, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसका तापमान कितना हुआ, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसका तापमान कितना हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे तापमान आया तो वाष्प किस में चेंज हुई दोस्तों, द्रव के अंदर, पानी के अंदर। आई बात समझ में। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापमान है जहाँ पर क्या परिवर्तित हो रही है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। इस बात को आप को नोट करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोस्तों आरेख की अपन को सीधी लाइन अपन को प्राप्त होगी। ठीक है,
जैसे ही इसका तापमान 80 आया, 60 आया, 40 आया, 20 आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही यहाँ पर जो द्रव है वो किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, बर्फ़ के अंदर होगा। किसके अंदर, जैसे -1, -2, -3 इसके अंदर टेम्परेचर नीचे जाएगा, जैसे 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 ये किस में चली जाएगी, ठोस अवस्था के अंदर चली जाएगी। ध्यान रखना, जैसे ये यहाँ पर तापमान है, तापमान का मान जैसे जैसे कम हो रहा है समय के साथ ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, माना कि यहाँ पर इसकी वाष्प अवस्था है, कौन सी अवस्था है, वाष्प अवस्था है। कौन सी अवस्था है, वाष्प अवस्था है। और कुछ समय के बाद यहाँ पर ये द्रव अवस्था के अंदर आ रहा है। किस अवस्था के अंदर आ रहा है, द्रव अवस्था के अंदर आ गया। यहाँ पर दोस्तों ये वाष्प से यहाँ पर तापमान कितना हो गया, यहाँ पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी क्या परिवर्तित होगी दोस्तों, अवस्था परिवर्तित होगी। पहले क्या था, ये वाष्प था और यहाँ पर कौन सी अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था के अंदर। जैसा कि यहाँ पर देखो 160 है, उसके बाद में 100 डिग्री जैसे ही आया तो इसका तापमान कितना हो गया 100 डिग्री जैसे टेम्परेचर आया तो वाष्प किस में कन्वर्ट हो रही है, द्रव के अंदर। तो यहाँ पर क्या परिवर्तित हो रही है दोस्तों, अवस्था परिवर्तित हो रही है। जहाँ अवस्था परिवर्तित होती है, मैंने क्या बताया, वहाँ पर आलेख की आपको सीधी लाइन आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर क्या परिवर्तित हो रही है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन हो रही है। अवस्था परिवर्तन कौन कौन सी किस में जा रही है, अवस्था, वाष्प अवस्था किस में जा रही है दोस्तों, द्रव अवस्था के अंदर जा रही है। तो आरेख की आपको सीधी लाइन, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन है। अब ये द्रव है, यहाँ पर द्रव है। अब ये द्रव है, जैसे जैसे इस द्रव का तापमान नीचे जाएगा, नीचे गया, ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट होगी दोस्तों, बर्फ के अंदर, ठोस के अंदर कन्वर्ट होगी। आई बात समझ में। और यहाँ पर ये इसका तापमान ये नियत बना रहेगा, कुछ समय के लिए आपको सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अब समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र आपको कैसा प्राप्त होता है दोस्तों, असतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, असतत प्रकार का आपको शीतलन वक्र प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जहाँ भी आपकी अवस्था परिवर्तन होती है वहाँ पर कुछ समय के लिए तापमान क्या हो जाता है, नियत बन जाता है। तापमान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। और अगर आपकी आपको एक सीधी लाइन है, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लाइन प्राप्त होगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा, आपको असतत प्रकार का। आपको कोई सीधी लाइन ऐसे कोई प्राप्त नहीं हो रही ना दोस्तों। यहाँ से चले आप, यहाँ से चले तो ऐसी लाइन प्राप्त हुई, उसके बाद में आपको ये लाइन सीधी हो गई, फिर से आप ये लाइन नीचे की ओर झुक गई, फिर से ये लाइन सीधी हो गई, फिर से यहाँ पर ये लाइन नीचे की ओर ऐसे झुक जाएगी। तो अर्थात ये कौन सा समय दोस्तों, अवस्था परिवर्तन। कैसा समय है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन के समय तापमान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। यहाँ पर गिब्स ऊर्जा समीकरण का कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान रखना, गिब्स ऊर्जा समीकरण का कॉन्सेप्ट लगता है, गिब्स ऊर्जा का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनका जो शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा, अपन को असतत प्रकार का प्राप्त होगा। और इनका शीतलन वक्र जो मैं बात कर रहा हूँ सतत प्रकार का प्राप्त होगा। देखना, इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने ले लिया तापमान और यहां पर मैंने ले लिया समय अक्ष पर। ठीक है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अब जैसे आप किसी रबर को पिघाल रहे हो, वो तापमान की एक रेंज के अंदर, एक प्रास के अंदर पिघलते हैं, धीरे 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 नरम पड़ते हैं। ठीक है, पड़ते जाते हैं। तो इनका जो शीतलन वक्र होता है वो अपन को कैसा प्राप्त होता है, सतत प्रकार का प्राप्त होता है। और अपन को जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, असतत प्रकार का अपन को शीतलन वक्र प्राप्त होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों। ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इनका जो शीतलन वक्र है वो कैसा प्राप्त होगा, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, असतत प्रकार का। और इनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, सतत प्रकार का अपन को प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिन पदार्थों का गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होता है उनका शीतलन वक्र सतत प्रकार का होता है, और जिन पदार्थों का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है उनका अपन को शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा, असतत प्रकार का प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलते हैं अपन जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो 5 नंबर जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ आपके सामने, प्रकृति का। कैसा, प्रकृति कि इनकी प्रकृति कैसी होती है और इनकी प्रकृति कैसी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जिन पदार्थों की या जिन ठोसों की ज्यामिति निश्चित होगी, मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जिन पदार्थों की, लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, ये ग्राफ आपको डायग्राम के रूप में आपको उतार लेना है। ठीक है, ध्यान रखना,
ये पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, जिन पदार्थों की ज्यामिति निश्चित होती है वह वास्तविक ठोस कहलाते हैं। वास्तविक ठोस कहलाते हैं। दोस्तों आपको पता है जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति कैसी होती है दोस्तों, निश्चित होती है। उनकी ज्यामिति कैसी होती है दोस्तों, निश्चित होती है, एक फिक्स होती है। NaCl का आपने एग्जाम्पल सीखा था, इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। अर्थात ये कैसे ठोस कहलाएंगे, वास्तविक ठोस कहलाएंगे। और जिन पदार्थों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, लिख लेना यहाँ पर, जिन पदार्थों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है वह आभासी ठोस कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं दोस्तों, आभासी ठोस। दोस्तों ध्यान रखना, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। उनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। और जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होते हैं। कण अंट संट कैसे भी व्यवस्थित रहते हैं, है ना, ऐसे ऊपर नीचे कैसे भी व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जो NaCl की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, Na+Cl Na+Cl-, है ना, फिर यहाँ पर Cl- Na+, यहाँ पर Cl- Na+, फिर यहाँ पर Na+Cl- और यहाँ पर Na+, फिर Cl-। तो कण अल्टरनेट रूप में एक कणों की निश्चित पैटर्न है, एक कण के बाद दूसरा कण आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कण, कोई छोटा कण, कोई बड़ा कण कैसे भी व्यवस्थित रहता है। अर्थात इनकी ज्यामिति क्या होती है दोस्तों, अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है। इनकी ज्यामिति कैसी होती है, अनिश्चित होते हैं, जबकि इनकी ज्यामिति कैसी होती है दोस्तों, निश्चित होती है। ये पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर सिखाया था। और जिन पदार्थों की ज्यामिति निश्चित होती है उन्हें अपन बोलते हैं वास्तविक ठोस। क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक ठोस। और जिन पदार्थों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, आभासी ठोस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6 है, इस चीज को मैं रफ कर देता हूं, यहाँ से इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझते हैं अपन नंबर 6 पॉइंट, देशिकता। इसी को भी मैं रफ कर देता हूँ इधर से। नंबर 6 पॉइंट में ले रहा हूं आपके सामने दोस्तों, देशिकता। ठीक है दोस्तों, देशिकता 2 प्रकार की होती है, समदेशिक और विषमदेशिक। देशिकता कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की, समदेशिकता और विषमदेशिकता। ठीक है, इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं। जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, विषमदेशिक, या ये विषमदेशिकता दर्शाते हैं, ओब्लिक विषमदेशिकता। विषमदेशिकता दर्शाते हैं। और ये होते हैं दोस्तों समदेशिक प्रकृति के, ये समदेशिकता दर्शाते हैं, समदेशिकता। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, क्या होती है समदेशिकता और क्या होती दोस्तों विषमदेशिकता। इस चीज को अपन समझते हैं। पहले तो मैं परिभाषा में आपको बता देता हूं। अगर आप अलग अलग दिशाओं से जा रहे हो, एक तो जैसे इस दिशा से जा रहे हो और दूसरे आप इस दिशा से जा रहे हो, अगर आप अलग अलग दिशा से जा रहे हो, अलग अलग दिशाओं से जाने पर आपको मान अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं, उसको अपन बोलते हैं विषमदेशिक। क्या बोलते हैं, विषमदेशिक। अलग अलग दिशाओं पे जाने पर भौतिक राशियां जैसे अपवर्तनांक,
गलनांक, इनके मान अगर आपको अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं, इस ऐसे पदार्थों को विषमदेशिक पदार्थ बोलते हैं तथा इस गुण को दोस्तों बोलते हैं विषमदेशिकता। क्या बोलते हैं? विषमदेशिकता। अर्थात अलग अलग दिशाओं से जाने पर अलग अलग प्रकार के मान प्राप्त होते हैं, इसी गुण को क्या बोलते हैं अपन? विषमदेशिकता। नोट कर लेना दोस्तों, कहीं पर भी अलग अलग दिशाओं से जाने पर अलग अलग प्रकार के भौतिक राशियों के अगर अपन को मान प्राप्त होते हैं तो इस गुण को क्या बोलते हैं? विषमदेशिकता। समझने का प्रयास करते हैं। ज्यामिति के अंदर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी दोस्तों, यहाँ पर Na प्लस, उसके बाद में यहाँ पर मैंने बनाया होगा Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस। समझते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। आप तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? Na का प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? Cl का माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? Na प्लस और यहाँ पर क्या आएगा? Cl माइनस और यहाँ पर क्या आएगा? Na प्लस। ठीक है, यहाँ पर Cl माइनस और यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस और यहाँ पर क्या आएगा? Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस। देखते हैं, मैंने क्या बोला? अलग अलग दिशाओं से जाने पर भौतिक राशियों के मान अगर आपको अलग अलग प्राप्त होते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं अपन? विषमदेशिकता। चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस दिशा से जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या प्राप्त होता रहा है? Cl माइनस। जैसे आप इस दिशा से जा रहे हो, यहाँ से इस तरफ जा रहे हो, तो आपको पहले क्या प्राप्त हुआ? Cl माइनस। उसके बाद में क्या प्राप्त हुआ? Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस। अल्टरनेट रूप के अंदर आपको परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात आप इस दिशा से जा रहे हो तो आपको मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, है ना। पहले तो क्या प्राप्त हुआ आपको? Cl माइनस, फिर क्या प्राप्त हुआ? Na प्लस, फिर क्या प्राप्त हुआ आपको? Cl माइनस। ठीक है, अगर मैं आपको इस दिशा से लेकर जा रहा हूँ, जैसे ये दिशा में चूज कर रहा हूँ, जैसे ये दिशा मैंने सेलेक्ट की है, अगर आप इस दिशा से जा रहे हो तो यहाँ पर देखो Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस। यहाँ इस दिशा से गए तो आपको अलग अलग प्रकार के मान प्राप्त हुए, अलग अलग। लेकिन आप इस दिशा से गए तो आपको समान प्रकार के मान प्राप्त हुए, है ना। भले आप ऐसे चले जाओ, जैसे इस दिशा से जाओ ना, क्यों नहीं जा सकते? यहाँ Na प्लस, Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस। आपको अल्टरनेट रूप के अंदर परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात अलग अलग दिशाओं से जाने पर आपको अलग अलग प्रकार के मान प्राप्त हो रहे हैं। किसके अंदर? क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। इसलिए कैसे होते हैं दोस्तों? विषमदेशिक प्रकार के होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अर्थात अलग अलग दिशा से मैं गया तो मेरे को अलग अलग प्रकार के मान मेरे को प्राप्त हुए। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं दोस्तों? विषमदेशिकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं दोस्तों? विषमदेशिकता। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी कणों की व्यवस्था, कोई कण यहाँ पर है, कोई दूसरा कण यहाँ पर, तीसरा कण, कोई कण यहाँ पर, 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 है ना। कण कैसे भी व्यवस्थित है। मैं चाहे इस दिशा से जाऊं चाहे इस दिशा से जाऊं तो कण मेरे को एक जैसे ही दिख रहे हैं, है ना। कणों की व्यवस्था मेरे को एक समान जैसी, मतलब अलग अलग दिशाओं से अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे को एक समान प्रकार के मान प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो कैसी प्रकृति दर्शाते हैं दोस्तों? समदेशिक दर्शाते हैं। ध्यान रखना, मैं इधर से गया तो मेरे को एक ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई दी, इधर से गया तो मेरे को एक ही प्रकार की कण अंट संट कैसे भी व्यवस्थित है। आई बात समझ में? अर्थात क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात मैं इस दिशा जाता हूँ, देखो यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को कण जैसे व्यवस्थित है वैसे नजर आए, यहाँ से इस तरफ गया तो कण जैसे थे वैसे ही मेरे को नजर आए। कण अंट संट कैसे भी व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ पर निश्चित क्रम है व्यवस्थित है। यहाँ पर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस। यहाँ अलग अलग दिशाओं से जाने पर मेरे को अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जाने पर मेरे को एक ही प्रकार के मान प्राप्त होते हैं। इसलिए ये तो क्या होते हैं दोस्तों? समदेशिक होते हैं। और यहाँ ये क्या होते हैं दोस्तों? विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 7, कणों की प्रकृति या कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था दोस्तों, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके अंदर कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घप्रासी होती है, और इसके अंदर जो कणों की व्यवस्था होगी वो लघुप्रासी होगी। इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर जो कणों की जो व्यवस्था होगी दीर्घप्रासी होगी और इसके अंदर जो कणों की व्यवस्था होगी वो लघुप्रासी होगी।
दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होते हैं। कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कण आया Na+, उसके बाद में Cl-। कण एक निश्चित पैटर्न के अंदर व्यवस्थित है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई मकान बनाने के लिए कोई मिस्त्री आता है, एक निश्चित क्रम में अगर वो ईंटों को रख रहा है, एक साइज की अगर वो ईंटों को रख रहा है, अगर उसने जैसे ईंट रखी, उसके बाद में उसके ऊपर पत्थर रख दिया, फिर से उसके ऊपर ईंट रखी, तो वो व्यवस्था क्या हो जाएगी दोस्तों, बिगड़ जाएगी और वो मकान जल्दी से गिर जाएगा। अगर वो एक ही साइज की ईंटें उस मकान को बनाने के अंदर यूज़ कर रहा है तो वो मकान अच्छा बनेगा और वो कभी भी गिरेगा नहीं। अर्थात जो उसकी ज्यामिति क्या है दोस्तों, निश्चित है। उसी प्रकार से इसके अंदर क्या है, कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। Na के बाद में क्या है Cl, Cl के बाद में क्या है Na। तो कणों की व्यवस्था क्या है दोस्तों, निश्चित है। इसलिए ये क्या होते हैं, दीर्घप्रासी होते हैं। कौन, क्रिस्टलीय जो ठोस। और ये क्या होते हैं दोस्तों, लघुप्रासी होते हैं। कण कैसे भी, बड़ा कण छोटा कण, बड़ा कण छोटा कण, कैसे भी इसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए कणों की व्यवस्था क्या होती है, लघुप्रासी होती है। अर्थात इसकी प्रास ज़्यादा नहीं जा सकती और इसके प्रास दीर्घ रूप से जा सकती है। आई बात समझ में। इसलिए ये क्या होते हैं दोस्तों, दीर्घप्रासी होते हैं और ये क्या होते हैं दोस्तों, लघुप्रासी होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज ही क्लास आपको समझ में आई होगी। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखना, फिर उसके बाद में क्लास अटेंड करना, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, विदलन, गलनांक और ज्यामिति। आज ही क्लास के अंदर हमने पढ़ा है दोस्तों शीतलन वक्र, उसके बाद में अपने सीखी है देशिकता, उसके बाद में अपने सीखी है प्रकृति, और जो लास्ट जो पॉइंट लिया अपने कणों की व्यवस्था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। और क्रिस्टलीय ठोसों का, क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है वो कैसा होता है दोस्तों, असतत होता है। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत प्रकार का होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।